में स्टार्ट आई थी। Anshul sir, Please start. Anshul sir haven't joined us. Yes, join. Anshul is there. Yes, he is there. Okay, let's start the meeting. Good afternoon, everybody who is attending this program today. On behalf of everyone, let me welcome Mr. C. Anil Kumar Yadav sir, who is going to especially address us. So I invite Anil Kumar Yadav sir to please address all the members. Thank you so much, Akasha ji. Respected Ruchi Gupta ji, Secretary Jaipur Branch. Respected Vishnu Agrawal ji, Member Sikasa Jaipur Branch. Or today's speaker Anshul ji, and all the members present here. A very good afternoon to all of you. Friends, topic पे पढ़ना मुझे लग रहा है कि लोग कम है. एक्चुअली होता क्या है कि सर अंशुल से जैसे कंपनीज एक्ट है ना, तो हम लोग क्या है, जब सितंबर में हमें ऑडिट चाहिएगी ना, तब लोग हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे. बट जो शेड्यूल में जो चेंजेस आए हैं, जो इस बार हमें नई डिटेल्स हमें डालनी है, तो उसकी तैयारी अगर हम अभी नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हम लोग कंपनीज की बैलेंस शीट फाइनल कर पाएंगे सितंबर तक. तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चेंजेस ऐसे हैं कि आपको अकाउंटेंट्स को अभी बताना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट्स में आपको रिकॉर्ड चाहिए, डेटर से क्लासिफिकेशन कैसे चाहिए, क्रेडिटर से क्लासिफिकेशन कैसे चाहिए. तो आप अभी से तैयारी करेंगे कंपनीज ऑडिट की, तब जाके आप लोग अपनी ऑडिट फाइनल कर पाएंगे. तो प्लीज बी सीरियस अबाउट दिस. और बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें चाहिए, उसमें हमें आगे आसानी मिलेगी. एज ए बैंक ऑडिटर जब आप जाते हैं, बैंक ऑडिट में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं बुक डेप्ट्स के अंदर और क्रेडिटर्स के अंदर. बट एज पर न्यू जो शेड्यूल्स में जो चेंजेस है कंपनीज एक्ट के अंदर, आप जब वो बैलेंस शीट जब आप देखेंगे, तो आई थिंक मेरे हिसाब से अंशुल सर आपको पूरा बताएंगे. वहां आपको बहुत अच्छा ऑडिट्स में, मतलब यहाँ तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ से आपको काम करना पड़ेगा, बट आपकी जो मेहनत है वो किसी प्रोफेशनल ब्रदर्स के लिए थोड़ी अच्छी साबित होगी. एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ, एज यू ऑल अवेयर की क्रेट नया जो हमारा सिलेबस है वो आईसीएआई ने लॉन्च किया है. तो प्लीज आप लोग उसे पढ़ें, उसमें देखें, जो भी आपका सजेशन हो. अगर आपको लगता है इसमें सजेशन नहीं है सर हमारी तरफ से, तो भी आप उस फॉर्म को फिल करें कि हाँ सर सब चीज ओके है. और आपको लगता है कि कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, XYZ जो भी आपको लगता है, तो प्लीज आप उस फॉर्म को जरूर भरें. आप ऐसा ना सोचें कि सर सब चीज ओके है. फॉर्म जरूर भरें, और ऐसा ना हो जब डेट निकल जाए, लास्ट डेट 30 जून है, जब 30 जून निकल जाए उसके बाद आप कहें अरे सर आपने हमें बताया नहीं, सर हमारे हिसाब से ये होना चाहिए था, हमारे हिसाब से ये. जो भी आपको लगता है A to Z, आपको जो लगता है, आपको लगता है कि सर आर्टिकलशिप 2 साल की कर दिया, नहीं ये 2.5 साल की होनी चाहिए, या 6 महीने का पीरियड जो मिल रहा है स्टडी का वो 6 का नहीं होना चाहिए, 3 का होना चाहिए, 9 का होना चाहिए. स्टाइफंड के रिलेटेड जो भी मैटर्स आज तक जो भी कहीं वाले मेरे पास मेल्स आती है, कंप्लेंट्स आती हैं, लीव से रिलेटेड कोई भी चीज है, वो ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी चीज है, जो भी आपको लगता है, प्लीज आप लोग उसके जो फीडबैक फॉर्म है उसमें सबमिट करें. और ये हम आपको अश्योर करते हैं, जो भी आपका फीडबैक फॉर्म आएगा उसके ऊपर एक एक जो फीडबैक आपका जो फॉर्म्स आएगा, एक एक सजेशन आएगा, एक एक कमेंट आएगा, वो डिस्कस होगा काउंसिल के अंदर. उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी पूरी हम लोग FAQ भी इशू करेंगे. बस इसी के साथ मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. थैंक यू सो मच सर. Thank you, Anil sir. Thank you very much for your special address to all the members. Now, I would like to invite Vishnu Agrawal sir, who is member of Sikasa, to please welcome to all to Anshul Agrawal sir, or who is our today's speaker. Thank you, Kansha. Over to you, Vishnu sir. Thank you, Kansha. I see Vishnu Agrawal, Chairman YMEG Jaipur Branch and member Sikasa, welcomes you all in today's session for disclosures in financial statements, Schedule 3 and qualifications for audit. जैसा कि हम सबको पता है, इस बार बहुत सारे चेंजेस आए शेड्यूल 3 के अंदर. बहुत सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हम लोग को फुलफिल करनी है, और बहुत सारे सर ने भी कहा कि हम लोग अभी अवेयर नहीं उस चीज़ को लेके, बट जब बैलेंस शीट जिस दिन हमें साइन करनी होगी तो हमें बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, और वो चीज़ उस टाइम पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो बहुत सारा टाइम लेती है तो समझने के लिए, कंप्लायंस करने के लिए. और ईयर एंड ऑलरेडी हो चुका है, तो हम तो बहुत सारा टाइम नहीं मिलने वाला उस टाइम पे. तो हम कोशिश करेंगे अभी से उन प्रोविजंस को पढ़ते हुए, समझते हुए कि हमें क्या चेंजेस करने हैं शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम फुलफिल करें अभी से, और ताकि हम लोग टाइम पर अपनी ऑडिट कंप्लीट कर पाएँ. और उसी के लिए आज हमारे साथ स्पीकर अंशुल अग्रवाल जी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं.
जो कि हमें इनलाइटन करेंगे इन सब चीज़ों के लिए कि हमें क्या चाहिए, कैसे हम बुक को फाइनल करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमको फुलफिल करनी है. तो बिफोर ओवर टू स्पीकर सर, आई वुड लाइक टू डिस्कस सम थिंग्स. जयपुर ब्रांच में हम लोग 22 दिन का एक CA डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं. तो जो भी लोग जयपुर ब्रांच से जुड़े हुए हैं वो लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज, टेक्निकल सेशंस भी हैं उसके अंदर. तो जो जहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस लेवल पे कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें. प्लस हम लोग जयपुर ब्रांच डायरेक्टरी भी अपडेट कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी जो भी आपका डेटा बेस है जिसको भी आपको अपडेट करना है, तो हम टाइम पे उसको रिलीज कर पाए. तो विद दिस, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड ओवर टू यू आकांक्षा. Thank you, Vishnu sir. Thank you very much for welcome address to Anshul sir. Now I would like to introduce all the members with our speaker for today's session, Mr. Anshul Agarwal sir, who is going to tell us about the reporting requirements, disclosures in financial statements. And I would like to brief about the Anshul sir. Anshul Agarwal sir is associated with B. Singhvi and Associates, and he is commerce graduate from University of Calcutta. Also, he has qualified company secretary. He is also corporate member of the Students Committee, Information Technology Committee, and Research Committee of EIRC of ICAI. He has been the secretary for the Rotary Club of Salt Lake Metropolitan for 2 years and is president elected for 2022 and 23. And he is member of the Speaker Institute, Australia. And his domain of work includes statutory audit, financial due diligence, forensic audit, and investigations. Also, Anshul sir has strong desire to contribute to the fraternity and has been active in the various initiatives of the institute at regional and national level. So I would like to welcome Anshul sir and to address to all the members over today's topic. Anshul sir, over to you. So you're on mute. Am I audible? So he was on mute. Now he is on mute now. Yes. At the outset, I would like to thank the Corporate Law and Governance Committee of Institute of Chartered Accountants of India and Jaipur branch of Central Regional Council of India, our own institute, and thanks to Akanksha ji for moderating the session, and my warm namaste to each and every participants, including Anil ji, the Regional Council member from CIRC, Ruchi Gupta ji from Jaipur branch. I found her very dynamic, and she gave me the opportunity to be here in front of you all. So I am very thankful for that. And I would also like to extend warm thank you to Vishnu ji for showing his wisdom of words for the fraternity. So with your due permission, I start the webinar now, start the presentation. So before starting the presentation, I would like to mention some of the things. So I would like to make the session quite interactive. In fact, we would like to make the session quite interactive, and we would be trying to deliver from the practical aspects. May not be that technical, but very small things which sometimes we may ignore. And we know that nowadays we have started receiving the notices from Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs, SEBI, NAFRA, and from Income Tax Department to the auditors as well. Like why was this not disclosed, or why was this not properly disclosed? So many instances are now coming into picture in 2022 also, where the Registrar of Companies has written notices to the directors mentioning that they haven't complied the responsibilities laid down in section 134 and non-complying the provisions of section 128, 129 and 133 of the Companies Act, which talks about accounting standards, and schedule 3 to the Companies Act. And similarly, I would also like to highlight, while they are sending notices to the auditors, they put a CC to the
statutory auditors of the company as well. So I believe we must have been from the practice fraternity also. And since I also pertain to the practice fraternity, I would be talking more from auditor's point of view and also be highlighting some of the responsibilities, key responsibilities of management. Because as we know, Schedule 3, compliance to Schedule 3 is the primary responsibility of the management, not of the auditors. The auditors are only just to give a reasonable assurance on the financial statements, whether the financial statements, that is balance sheet, statement of profit and loss, cash flow statement, and notes to accounts and significant accounting policies give a true and fair view of the state of affairs or not. So reasonable assurance is a high level of assurance, but it is not a guarantee that when an audit is conducted as per the auditing standards, that it will definitely prevent errors or definitely identify some frauds. So we should keep our auditing standards issued by the ICI and also prescribed by the central government in mind while conducting audit engagements, right from the pre-engagement level to the conclusion stage. Even after concluding the report, there is some responsibilities imposed by our standards on auditing. So I would like to request all the participants to please lend me 2 hours so that we have a fruitful discussion today in the Jaipur branch of ICI. Hope I'm loud enough and clear. Can someone please confirm? Yes, we can see your screen and you are audible. Okay, thank you, Ruchima. So, first of all, I would like to give a brief background. Why was this amendments brought out in Schedule 3? So, Schedule 3 was introduced in 2013 and was made applicable from the financial year 2013. So, of late, on 24th of March 2021, our Honorable Ministry of Corporate Affairs notified the amendment and came out with a long 43-page notification. So looking at the notification, maybe the management or maybe the auditors or maybe our audit assistants or our resources might feel scary, like what is this? But if we carefully see, the 43-page notification is divided into 3 parts. So that is Division 1, Division 2 and Division 3. So Division 1 basically covers most of the financial statements in our practice area. 90% of the financial statements are covered under Division 1. So we must be first concerned about Division 1. Then once we are done with Division 1, then we may go to Division 2 and Division 3. So let us understand what is Division 1, what is Division 2 and 3 respectively. So Division 1 basically refers to the instructions given in the Schedule 3 for preparation of balance sheet, statement of profit and loss, in fact financial statements, those which are prepared on Ind GAAP, बेसिकली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006. सो नॉन इंड एस वाली डिवीजन 1 में फॉल करती है. अब डिवीजन 2 में क्या फॉल करती है? डिवीजन 2 में जो भी कंपनीज इंड एस फॉलो करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, चाहे वॉलंटरीली हो चाहे मैंडेटरीली हो, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे डिवीजन 2 में फॉल करते हैं. जरूरी नहीं है कि लिस्टेड कंपनीज के लिए डिवीजन 2 एप्लीकेबल होगा, बिकॉज लिस्टेड कंपनीज का कोई जॉइंट वेंचर्स, कोई एसोसिएट्स है या और भी कोई कंपनीज है जो कंसोलिडेट हो रहे हैं या रोड मैप के अंदर आ रहे हैं 500 करोड़ नेटवर्थ, 250 करोड़ नेटवर्थ या अदर कंडीशंस, अदर इफ्स एंड बट्स आर आल्सो देयर, बट वी डोंट वांट टू गो देयर. सो कोई भी फाइनेंशियल्स जहाँ पे इंड एस फ्रेमवर्क में बन रही है वो डिवीजन 2 एप्लीकेबल हो जाती है. अब डिवीजन 3 में क्या होता है? डिवीजन 3 इज बेसिकली ओनली फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर एनबीएफसी कंपनीज विच आर फॉलोइंग इंड एस मेथोडोलॉजी. सो एनबीएफसी में भी हो सकता है कुछ नॉन इंड एस वाली भी होगी, इंड एस वाली भी होगी. सो अगर नॉन इंड एस वाली है तो वो आपका डिवीजन 1 में आएगा, और अगर इंड एस वाली है तो डिवीजन 3 में आएगी. So I hope everyone would largely by and large agree that basically we are auditing division 1. Maximum companies fall under division 1, and obviously yeah, we all CA firms have some division 2 audits and division 3 audits as well. And standing on 13th of June, I hope we have completed division 2 audits, basically because listed companies have a deadline of 30th of May as per the SEBI regulation 33, and we may have started division 1 and division 3 audits as well. So can I know from our participants, like how many of us have finalized some financial statements, maybe 5, 10, signed and issued the audit reports?
Any heads up? Akansha ji, आपने, if you are in practice, please rectify me. If not, have you signed any financial statements according to the amended Yes, schedule I 3? have. Yeah, I Amended have been, but sorry, sir. I have been, but it's been a long ago. I was working in audit firm, Okay. but at last moments we finalized the accounts. ठीक है, no worries. So first of all, financial statements are prepared on the basis of schedule 3. So now the financial statements beginning on or after 1st April 2021, they would be prepared on the basis of the schedule 3 amendments, basically amended schedule 3. So there might be a question, like some companies follow calendar year, like 1st January 2021 to 31st Right. December 31st 2021. December. Sorry. Yeah. So 1st January to 31st December so in जो foreign first countries. 1st जनवरी 2021 और 31st दिसंबर 2021 को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड होते हैं ऑन अप्रूवल, ऑन ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ आरओसी, देन सच कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो शेड्यूल 3, अमेंडेड शेड्यूल 3. बट जो अपना ईस्ट वेल शेड्यूल 3 था वो तो फॉलो करेंगे. से सपोज यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ सम लिस्टेड कंपनीज लाइक नेस्ले, लिंडे इंडस्ट्रीज इन कलकत्ता. सो वो लोग अभी अमेंडेड शेड्यूल 3 में 31 मार्च 2021 का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, बट अब जब 31 दिसंबर 2022 का करेंगे तब ऑब्वियसली अमेंडेड शेड्यूल 3 का करेंगे. बट अब एक्सेप्शंस का बात छोड़ते हैं. मार्केट में जो इंडस्ट्री में ट्रेंड चलती है 31 मार्च 2022 वाली मैंडेटरीली अमेंडेड शेड्यूल 3 के बेसिस में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. एमसीए ने एक नोटिफिकेशन लेकर आया था कि ऑडिट ट्रेल डिफर हो गई है 1 साल से, तो मेरे को डर लग रहा था, आई वाज क्वाइट अफ्रेड कि अमेंडेड शेड्यूल 3 और कारो 2020 को भी डिफर नहीं कर दे. Because we chartered accountants have done a lot of homework, and that was a welcome thing for the CA fraternity, because with the ongoing frauds and ongoing blaming them going on the auditors, so this was very much required, because first management would be disclosing and the auditors would be issuing a report, Caro report, that specifically ask for n number of questions. So let me start with balance sheet related disclosures. So I'll be trying to cover up in the next half an hour wherever there are some amendments in balance sheet. So basically this covers both division 1 and division 2. इंडेस वाली भी कवर करती है, नॉन इंडेस वाली भी कवर करती है. इसमें एक आध हो सकता है कि जो खाली इंडेस वाली एप्लीकेबल होगा, इंडेस वाली फाइनेंशियल्स के लिए एप्लीकेबल होगा. आई विल सेपरेटली मेंशन दैट. I have not tried to capture division 3 because in 2 hour session division 3 को भी अगर करते तो होच पोच हो जाता है एक बार के लिए. So now going forward, let's see what is the change. The change is if any revaluation has been done during the financial year, जिसका आप financials prepare कर रहे हो, say suppose financial year 21-22 में अगर कोई revaluation हो रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का या इंटेंजिबल एसेट्स का, सो उसका हम लोग को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एडिशनली. पहले क्या होता था, this disclosure was not mandated in schedule 3 to the companies act. Like say suppose I'll give you some examples, like in 2016-17 when the Ind GAAP financial statements were translated to Ind AS, so बहुत सारी कंपनी ने as per Ind AS 16 revaluation model follow किया था, but there were no any such mandatory disclosures, only a few disclosures which they have covered up and which they have moved away. बट अभी 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी हो गया. अगर आप कोई भी रिवैल्यूएशन कर रहे हो अपना फाइनेंशियल, अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट्स का, सो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. उसका आप पे देना होगा जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का शेड्यूल रखते हैं वहीं पे देना होगा. बट एक दो क्वेश्चन है, से सपोज अगर 18-19 में रिवैल्यूएशन किया था, सो उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा क्या? नहीं, उसका डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ेगा. बट 21-22 में अगर कोई रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो आपको उस ईयर में जरूर उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. या बेसिकली अगर 2021 में भी किए हो तो प्रीवियस ईयर का फिगर्स का भी हम लोग डिस्क्लोजर देते हैं, बिकॉज Ind AS 1 एंड AS 1 रिक्वायर्स दैट, सो विल बी गिविंग दैट डिस्क्लोजर्स. सो ये कारों में भी फिर ऑडिटर्स को कमेंट करना पड़ता है. वी कैन सी दैट टुमारो व्हाट ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू कमेंट और व्हाट ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट.
So that second change is also with respect to the immovable properties. So अगर कोई immovable properties है कंपनी के पास में और वो उसका टाइटल डीड्स या उसका जो भी लीज एग्रीमेंट्स है वो कंपनी के नाम पे एग्जीक्यूट नहीं हुई है, सो उसका हम लोग को डिस्क्लोजर करवाना पड़ेगा मैनेजमेंट से. क्या डिस्क्लोजर करवाना पड़ेगा? इफ द टाइटल डीड्स आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, सो वो किसका नाम पे है? It is whether in the name of the promoter, whether in the name of the director, or whether it is in the name of the relative of promoter or director, or even if it is in the name of the employee, then that has to be separately disclosed ki yes, this property, plant and equipment, sorry, in fact this immovable property is not in the name of the company and it is in the name of the promoter or the director and all. So where do we get the definition of promoter? So promoter is well defined in subsection 69 of section 2 of the Companies Act 2013. So basically हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, कितना बार जब बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग ठीक है ये तो प्रमोटर होगा नहीं होगा, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट लेने का कोशिश कर लेते हैं. बट शेड्यूल 3 हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड टू रेफर सबसेक्शन 69 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट. और वो प्रॉपर्टी कब से ऐसा होल्ड होके रखा है उसका भी अपने को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. से सपोज हो सकता है 1961 में उसका मर्जर डीमर्जर कुछ हुआ था या कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी हुआ था, तभी भी उसको हम लोग को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. हम लोग को मतलब मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और हम लोग को अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूरा एकदम स्ट्रांग रखना होगा एज पर एसे 230. एंड what is the reason behind for not being in the name of the company? That also has to be specifically disclosed. The facts should be appropriate and adequate enough to make the users of the financial statements understand about the reasons. So हो सकता है कि आपकी conversion of partnership form into company हुआ था इसलिए वो अभी भी maybe due to some ongoing legal process वो कंपनी के नाम पे नहीं दिख रहा होगा या जो भी XYZ रीजन हो, आप अपने को मैनेजमेंट को बोल के डिस्क्लोज करवाना पड़ेगा और अपने को अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देख लेना होगा. So this table which you are seeing on the screen is not framed by ICI or not framed by Jaipur branch or not framed by me, but this is mentioned in the given in the 43-page long notification itself. So now this has become a mandate. पहले खाली ये था कि ऑडिटर्स को कारों में कमेंट करना पड़ता था, बट अभी ये डिटेल्स एटलीस्ट मिनिमम दिस डिटेल्स शुड बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So the third one is also with respect to property, plant and equipment. और इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर कुछ है एज पर इंड एस 40 तो उसको भी कवर अप किया गया है. जो अपने रिवैल्यूएशन की बात कर रहे थे, इसमें ये पूछ रहा है कि अगर कोई रिवैल्यूएशन किया हुआ है तो उसका रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रिपोर्ट ऑब्टेन किया हुआ कि नहीं किया हुआ, उसका भी अपने को डिस्क्लोजर कंपनी को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. सो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन अंडर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. सो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को थोड़ा सा सुप्रीम इंपोर्टेंस दिया है MCN. So it's a good opportunity for we chartered accountants also. So whenever we do audit and if we find that there is any revaluation made in the immovable property, maybe property, plant and equipment or intangible assets or investment property, then we have to request the management to obtain the registered report of registered value. So the fourth one is also with respect to property, plant and equipment, basically with respect to immovable properties. So इसमें MCA ने मैनेजमेंट को बोला है कि अगर कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी केस चल रहा है या कोई भी नोटिस इशू होके रखा है, सो आपको उसका डिटेल्स डिस्क्लोज करना पड़ेगा. और उसने क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो भी एकदम बढ़िया से प्रिस्क्राइब कर दिया है. ऐसा नहीं है कि ओपन एंडेड रख दिया, उसको एकदम क्लोज एंडेड रख दिया कि इतना तो मिनिमम चीज़ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. एक तो डिटेल्स ऑफ सच प्रॉपर्टी, क्या अमाउंट इन्वॉल्व है, अगर बेनिफिशियरी बेनामी का केस चल रहा है तो उसका बेनिफिशियरी कौन है इफ एप्लीकेबल, और वो प्रॉपर्टी अपनी बुक्स में है कि नहीं है उसका भी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, और अगर बुक्स में नहीं है तो उसका भी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा अलोंग विद द रीजंस. और ये व्हाट आर द रीजंस फॉर सच केसेस, ongoing cases, that also has to be disclosed, and the management's view on the same along with the status क्या है उसको भी disclose करना पड़ेगा. But obviously whenever we go to an audit of a company or whenever we sign any financial statements, there are always immovable properties, maybe more or maybe less. I find some of the companies even in Rajasthan, based out of registered office in Rajasthan, like Jodhpur Vidyut Vitran and Jaipur Vidyut Vitran, there are many many immovable properties. Or any company
will obviously have some immovable properties. तो अपने कैसे करेंगे या अपने को एज एन ऑडिटर कैसे पता चलेगा? मैनेजमेंट को तो पता ही नहीं है ये चीज डिस्क्लोज करवाना है, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो इंडिया में यही होती है कि हम लोग ही फाइनेंशियल ड्राफ्ट करते हैं एंड हम लोग ही ऑडिट करते हैं. आई एम वेरी सॉरी टू से इन द प्लेटफॉर्म ऑफ ICAI, बट दिस इज द बिटर ट्रूथ. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. सो अपने को पहले मैनेजमेंट को अवेयर करवाना पड़ेगा, मैनेजमेंट से इन राइटिंग ये इन्फॉर्मेशन लेना होगा, एंड इफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स देन दैट इज वेल गुड. वी हैव टू वेरीफाई एंड पुट इट इन आवर ऑडिट वर्किंग पेपर्स. और अगर मैनेजमेंट नहीं देती है या अगर आपको कुछ फिशी लग रहा है या अगर आपका ऑडिट प्रोसीजर्स ही लग रहा है कि देयर माइट बी समथिंग, देन वी हैव टू परफॉर्म सम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. मे बी वी हैव टू रिक्वेस्ट आवर मैनेजमेंट to obtain some legal opinion on this or experts opinion on this as per AS 620. क्या हो सकता है हम लोग खुद उनकी जो लीगल काउंसिल है कंपनी की, बड़ी बड़ी कंपनी में लीगल काउंसिल होती है, उन लोग को एक लेटर लिख के कि दिस आर द डिटेल्स विच वी रिक्वायर, यू प्लीज कंफर्म इफ सच एनी केसेस आर पेंडिंग, और इफ नॉट पेंडिंग देन प्लीज डू मेंशन दैट दिस आर नथिंग इज एप्लीकेबल टू द कंपनी. ऐसा करके अपने को एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जरूर कर लेना चाहिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो. ऐसा टेम्पलेट्स हम लोग को अपना फॉर्म्स में कर लेना चाहिए. दिस इज what the CA Institute also suggests. So this was 4 things were related to property, plant and equipment. First, it was regarding revaluation ka disclosure. Second, it was regarding if the immovable property is not held in the name of the company, in fact the title deeds is not held in the name of the company, so uska disclosure karna tha. Third में ये था कि अगर कुछ रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसका रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ वो मेंशन करना था, और बेनामी प्रॉपर्टी का अपने को डिस्क्लोजर करवाना था. और ये बेनामी प्रॉपर्टी का सिमिलर करस्पॉन्डिंग डिस्क्लोजर हम लोग को वहाँ पे भी करना पड़ेगा. कारो 2020 में एक नया क्लॉज आ गया है जिसमें ऑडिटर्स को लिखना पड़ता है. लेट्स सी दैट टुमारो. So now with respect to capital work in progress, so capital work in progress एक मैनेजमेंट का फेवरेट फिक्स एसेट होता था, बिकॉज ना तो उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज होती है ना तो उसका कुछ अलग से शेड्यूल बनता है. बस हाँ ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चलते रहा है, और हम लोग के ऑडिट रिसोर्सेज या ऑडिट असिस्टेंट्स भी या पार्टनर्स भी ये बोलते थे कि ये तो सालों से चलते आ रहा है, अब इसका क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं. कंपनी ने एक प्रोजेक्ट खड़ा करने का या मे बी अलवर साइड में या कोई भी एक रिमोट एरिया में कंसिडर कर रहा है, बट वहाँ पे खेत में पानी नहीं आ रहा है, सो या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अप्रूवल नहीं मिल रहा है. सो इट्स लाइक मैनेजमेंट भी यही बोलता था, ऑडिटर्स भी अपना डॉक्यूमेंटेशन यही करके निकल जाते थे. बट नाउ द टाइम हैज कम to see something more. Our schedule 3 has asked management to mention like what is the aging of the CWIP. ये कितना सालों से आपका बुक्स में है. As on 31st March 2022 आपके बुक्स में कब से आ रहे हैं, मे बी लेस देन 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, more than 3 years. सो ये अपने को डिस्क्लोज करवाना पड़ेगा मैनेजमेंट को बोल के, और अपने को लेजर स्क्रूटनी करके इस चीज़ का वेरिफिकेशन बढ़िया से कर लेना होगा. फर्दर that also has to be bifurcated into 2 separate aspects. One is projects in progress. अगर वो प्रोग्रेस में है तो उसका अलग से डिस्क्लोजर जाएगा, और अगर वो टेम्परेरीली सस्पेंडेड होकर रखा है तो उसका भी अलग से सेपरेटली डिस्क्लोजर जाएगा. माइंड इट प्रोफेशनल कलीग्स, मैनेजमेंट का बोलने से खाली नहीं हो जाता है, MRL लेने से नहीं हो जाता है. ऐसे 580 टेल्स दैट even if you obtain MRL, their auditor's responsibility do not escape. So अपने को अपना आँख से थोड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लेना होगा कि वो प्रोग्रेस में है या टेम्पोरेली सस्पेंडेड है. Maybe we can also ask the management to give certification on this from the internal auditor, or maybe from cost auditors, या whichever auditors or whichever consultants, third party consultants. So इससे क्या होगा, हम लोग का बिरादरी में भी CA के बीच में एक अपॉर्चुनिटीज बढ़ते जाएगा. हाँ, CA को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा सर्टिफिकेशन करने का, बट वी शुड नॉट क्लोज आवर आईज व्हाइल सर्टिफाइंग एनीथिंग. सो द नेक्स्ट थिंग अबाउट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज, और इसमें इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट को भी इंसर्ट कर दिया हम लोग के शेड्यूल 3 ने. उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई प्रोजेक्ट या कोई भी CWIP का कंप्लीशन ओवरड्यू होके रखा है, या उसका कॉस्ट जो था ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा इनकर्ड हो गया है, सो अपने को क्या डिस्क्लोज करवाना पड़ेगा मैनेजमेंट को बोल के कि इसका आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कब कंप्लीट होने का है. मे बी टू बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 1 year, मे बी 1 to 2 year, 2 to 3 year, और मोर देन 3 years. सो ये अपने को डिस्क्लोज करवाना पड़ेगा, और साथ साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लेना पड़ेगा. से सपोज आई गिव यू अ शॉर्ट एग्जांपल.
मैनेजमेंट बोलती है कि मेरे को पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का क्लियरेंस नहीं मिल रहा है फ्रॉम द लास्ट 5 years, इसलिए मेरा CWIP में आया हुआ है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अब आप जून 13 को ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो और वो मैनेजमेंट बोलती है कि नहीं आप इसको डाल दीजिए टू बी कंप्लीटेड इन लेस देन 1 year, और कोई एविडेंस नहीं है, 5 साल से कुछ नहीं हो रखा है और कुछ करेस्पॉन्डेंस नहीं है विद पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो आप उसको कैसे बोल सकते हो या कैसे प्रूडेंटली जस्टिफाई कर सकते हो लेस देन 1 year का है। सो वी शुड ऑलवेज लुक इनटू द commercial aspect also to have a reasonable assurance, or maybe we should also now start looking into some legal aspect of the things to have some reasonable assurance, so that another professional do not raise a question and we are not able to give the answer. So these all the table, all the structures shown in the slide, shown in the shared over the screen are easily available in the notification, Schedule 3 notification. So what I have done is just a copy paste thing, nothing much. Now regarding loans and advance, so loans and advance given. Regarding auditors, I would like to first of all mention कारो 2020 में क्लॉज नंबर 3 में इतना नंबर ऑफ सब क्लॉजेस आ गए हैं कि 6 सब क्लॉजेस आ गए। 6 सब क्लॉजेस के अंदर में भी क्वेश्चंस के ऊपर में क्वेश्चंस है, अगर ए में फॉल नहीं करती है तो बी में फॉल करती थी, सी में नहीं फॉल करती है तो डी ई एफ, ऐसा प्रोसेस चलते रहता है। सो दैट वी विल सी टुमारो, बट नाउ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हाट डू द मैनेजमेंट डिस्क्लोज? द मैनेजमेंट हैज टू डिस्क्लोज द लोन्स एंड एडवांसेस granted to promoters, directors, KMPs and related parties. So उसको अलग अलग से अपने को एज ऑन 31 मार्च का क्या आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और वो परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स कितना है, दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड ओवर हियर. I would like to again highlight the reporting requirements in CARO 2020 is much more, but I do not know why the MCA has restricted to only such details. Maybe I think our ICI should represent to the MCA and make the management also disclose those things. So पहले क्या होता था कि पहले ऐसा कुछ डिस्क्लोजर नहीं होता था कि प्रोमोटर को या डायरेक्टर को अपने खाली रिलेटेड पार्टी या डायरेक्टर को इतना है बोल के लिख के निकल जाते थे, या प्रोमोटर तो क्या होता था कि कितना बार रिलेटेड पार्टी में फॉल नहीं करता था ड्यू टू 20%, ड्यू टू 2% का क्राइटेरिया। सो उसको भी हम लोग इजीली स्केप आउट कर लेते, हम लोग मतलब मैनेजमेंट स्केप आउट कर लेता था, बट अभी वो पूरा disclose करना होगा, and even the percentage. So the percentage would help us to know like NBFC का टेस्ट रेशियो में भी थोड़ा सा हेल्प करेगा. So now MCA has become very intelligent, और हम लोग ने MCA को इंटेलिजेंट बनाया है ताकि उसने सारा डिटेल्स मैनेजमेंट से भी मांग लिया है और ऑडिटर से भी मांग लिया है. So you can see the picture on the right hand side of the slide. So now without discussions or without any written communication, audits should not be concluded. See, the person in the court is discussing something with the management, and maybe her audit manager or maybe her audit partner is writing correspondence to the client to confirm the same or to respond to the same. So these practices should be followed. If we devote some more time on audit, maybe our audit remuneration also get increased. So the next amendment is with respect to trade receivables. अभी हम लोग खाली एसेट्स की बात की है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, लोन्स एंड एडवांसेस. अब हम लोग का दूसरा टॉपिक, दूसरा एसेट है ट्रेड रिसीवेबल. सो ट्रेड रिसीवेबल में भी कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस का भी रिक्वायरमेंट आया है. पहले क्या करते थे हम लोग, अदर देन 6 months, लेस देन 6 months बोल के उसको ये रिक्वायरमेंट था, बट अभी उसको डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड में क्लासिफाई करना पड़ेगा. अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड में भी कितना कंसिडर्ड गुड है, कितना कंसिडर्ड डाउटफुल है, वो सब भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा. और उसने MCA ने 5 ब्रैकेट दे दिया आपको, लेस देन 6 months, 6 months to 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, मोर देन 3 years. तो आपको एज ऑन 31 March 2022 जो भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट था उससे कितना दिन तक पेंडिंग है वो अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. से सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल, like a bill was raised on 7th of August 2021. Now the company, your client gives a credit policy of 45 days. So 7th August के बिल है तो 45 days में भी अराउंड 21st और 22nd of September. So वहाँ से हम लोग का पेमेंट ड्यू हो गया था, आपकी क्लाइंट की पेमेंट ड्यू हो गया था, और एज ऑन 31 March 2022 वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो मोर देन 6 months में आ जाता है.
अगर 6 months to 1 year में आ जाता है. So we should request our clients, as our regional council members were mentioning in the very beginning of the presentation, this is the high time to request our clients that we need information in such a manner, because yes, we may appreciate that our clients are maintaining books of account in Tally, because Tally में भी aging तभी आती है जब हम लोग appropriate details enter करते हैं. अगर enter ही नहीं किया हुआ तो Tally also fails. Maybe in SAP also we have to modify the things accordingly. ऐसा नहीं है कि SAP दे देती है, SAP को भी modify करना रहता है. Recently, I'll give you an example. While I was auditing a company in the month of April, so a very big listed company in Bombay. So उस कंपनी में क्या हो रहा था कि से सपोज वो कंपनी 100 रुपीज़ का बिल रेज करती है ऑन मे बी 15th of January. So उसको रुपया मिल जाता है 21st फरवरी को 60 रुपीज़. अब 40 रुपीज़ जो पेंडिंग है वो अपना SAP में दिखने लग जाता था, दैट इज पेंडिंग फ्रॉम 21st फरवरी. सो ऐसा नहीं है कि सिस्टम ने जो रिपोर्ट दे दिया आप उसी को रिलाई करोगे, थोड़ा सा बाउचिंग वेरिफिकेशन भी करवा लेना पड़ेगा. एटलीस्ट मटेरियल अमाउंट्स का तो देख ही लेना पड़ेगा, ताकि टू एंश्योर कि सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना. अगर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका सारा रिपोर्टिंग गलत हो जाएगा और कल का दिन में सब्सटेंशिएट करने में बहुत डिफिकल्ट आ जाएगी. अब डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड कैसे देखेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. सो अब हम लोग तो क्या करते हैं कि बेसिकली ऑडिट पार्टनर्स जो होते हैं वो लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल बैलेंस या लेजर स्क्रूटनी यही सभी देख पाते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ ऑडिट्स टू डू एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट ऑल्सो. बट अब डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड कैसे पता चलेगा, बिकॉज क्लाइंट तो हो सकता है आके नहीं बोलेगा कि ये मेरा डिस्प्यूटेड है, ये मेरा अनडिस्प्यूटेड है. क्लाइंट तो यही बोलेगा कि मेरा सब अनडिस्प्यूटेड ही ट्रेड रिसीवेबल्स का केस में. सो अपने को देखना पड़ेगा, या तो लीगल डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा कि कोई अगर कोई ऑनगोइंग आर्बिट्रेशन केसेस तो नहीं चल रहा है कस्टमर्स के साथ में. से सपोज ये बेसिकली EPC कंपनीज के साथ में ज़्यादा होता है, रियल इस्टेट कंपनीज के साथ में ज़्यादा होता है कि वो लोग अपना कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ में उन लोग का ऑनगोइंग आर्बिट्रेशन चलते रहता है सालों साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक. प्रोजेक्ट भी ऐसे ही इंस्टॉल्ड हो जाता है और डेटर्स भी बुक्स में पड़े रहता है, इवन ऑन बिल्ड रेवेन्यू. सो अपने को लीगल डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कंपनी को, एंड वी शुड टेक दैट इन्फॉर्मेशन. There are some more other alternative audit procedures also. Maybe while doing vouching and verification, we should train our audit assistants or article assistants in such a manner that वो लोग जब vouching and verification करें तो खाली टिक 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 लगा के नहीं आए, वो लोग ये भी देखें कि कुछ supporting documents पीछे में से suppose there is a legal and professional fee incurred to fight a case with debtor, या उसने किसी को एक पार्टी को इंगेज करके रखा है कि आप अगर उस पार्टी से रुपया रिकवर कर देते हो तो आपको इतना परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ एग्रीमेंट करके रखा है, या कोई प्रोफेशनल फीस पेमेंट करके रखा है. या हो सकता है बिल्स के पीछे में उसके पास में एक एक्नॉलेजमेंट आया हुआ क्लाइंट से, कस्टमर से, कि आपका गुड्स तो क्वालिटी के नहीं थे एंड वी आर डिस्प्यूटिंग द सेम एंड सेंडिंग बैक टू द सेम और थ्रोइंग आउट द सेम. तो केसेस देयर माइट बी डिस्प्यूट्स, they may not be disputes also. So चाहे genuine disputes हो, चाहे unintentional हो, चाहे intentional हो, that is on the part of the management, but our duty is just as an auditor to see whether reasonably see whether there is any dispute or not, और अगर dispute है या नहीं है, या अगर आप कैसे identify करते हो या कैसे उसको conclude करते हो, उसको audit documentation भी कर लेना चाहिए, because we are standing on 2022 now and the ROC, NAFRA, ICAI and other bodies like income tax, Reserve Bank of India might issue notice maybe after 5 years or might be issue notice after 7 years. So हो सकता है उस टाइम में वो ऑडिट रिसोर्स जो आपको हेल्प करता था उस क्लाइंट का ऑडिट करवाने में वो आपके पास में नहीं हो, बिकॉज रिसोर्स टर्नओवर रेट इन CA फर्म्स इज वेरी हाई. सो उस टाइम में तो हो सकता है मैनेजमेंट ने तो यही बोलेगा कि आपने तो देख ही लिया था उस टाइम में, अब आप मेरे से क्यों इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. So we should keep ourselves very strong and make the documentations very strong. So this was something related to assets. Now we come back to share capital. Notes to accounts के और भी changes है, but now we have only covered balance sheet का assets. Now we are covering the balance sheet का equity and liabilities. So equity share capital वाली जो note होती है उसमें एक additional disclosure कंपनी SEBI 3 ने बोल दिया अब करने के लिए, कोई भी शेयर्स, डिटेल्स ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर्स
at the beginning and end of the year should be disclosed in that note. And अगर कोई चेंज हुई है तो उसका परसेंटेज भी अपने को चेंज करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करवाना पड़ेगा। प्रमोटर का डेफिनेशन दिया हुआ है सबसेक्शन 69 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है कुछ जो मैं बताना चाहता हूँ। किसी कंपनी का हो सकता है 70 प्रमोटर्स होंगे, 80 प्रमोटर्स होंगे या 100 प्रमोटर्स होंगे, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? So I raised this question to some of our learned speakers from our institute, from the auditing and assurance accounting board and all other boards. So their reply was divergent view था हम लोग का भी। किसी ने बोला कि आप others बोल के लिख के, या तो उसको अगर certain small percentage है तो others लिख के आप निकल सकते हो। किसी ने बोला नहीं, सारा ही डिस्क्लोज कर ही लेना चाहिए, बिकॉज इसमें कोई एग्जेम्पशन और ना तो कुछ गाइडेंस नोट का भी क्लैरिटी है। So that we have to decide on the facts and circumstances of the cases कि क्या केस है, but there are some practical difficulties which I would like to highlight. So that was one of them. अब ऑडिट प्रोसीडर्स का अगर इसमें बात करें तो अपने को कैसे पता चलेगा प्रमोटर्स कौन है? आप हो सकता है आपके पास में वो कंपनी ऑडिट के लिए 2 साल पहले आई हुई है और 60 इयर्स ओल्ड पुरानी कंपनी है और आप उसको जानते ही नहीं हो, तो आप कैसे वेरीफाई करोगे? Say suppose in listed entities, as per the SEBI LODR and ICDR regulations, they are required to file the name of the promoters and their percentage of shareholding every quarter within 21 days from the end of the quarter. So अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज का इंटीमेशन मिल जाता है पब्लिक डोमेन से या सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट से, तो लिस्टेड कंपनीज का तो केस आराम से हो सकता है। RNT एजेंट से भी हम लोग ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज उसका कैसे करेंगे? उसका मेरे हिसाब से रीजनेबली ये करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर जो MGT 7 फाइल हुआ है एनुअल रिटर्न, उसका कॉपी हम लोग को ऑब्टेन कर लेना पड़ेगा। फिर मैनेजमेंट से हम लोग को कंफर्म करवाना होगा कि आपका 31 मार्च 2021 में ये था, नाउ यू लेट अस नो, प्लीज लेट अस नो कि 31 मार्च 2022 में क्या पोजीशन है। तो उसे एक सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए या मेल पे कंफर्मेशन लेना चाहिए। सो दैट वुड हेल्प अस। अब इक्विटी में एक छोटा सा चेंज आया है। So basically that can't be called as change because Ind AS का ये already reporting requirement था, but Schedule 3 ने अभी इसको insert किया है। So अपने जानते हैं कि accounting standard 5 में as per Ind GAAP, तो उसमें तो कुछ भी प्रायर पीरियड का एक्सपेंस या इनकम होता है तो अपने उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करके निकल जाते हैं। बट Ind AS में ऐसा नहीं कर सकते। Ind AS 10 बोलती है कि अगर कोई भी प्रायर पीरियड आइटम मिल जाती है आपको, प्रायर पीरियड में भी एक्सपेंस या मे बी इनकम या मे बी प्रायर पीरियड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, सो आपको वहाँ पे रीस्टेट करनी पड़ेगी फाइनेंशियल्स। तो जब रीस्टेट करोगे तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस लास्ट ईयर का थोड़ा सा हिल जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो वो चेंज जो होता है उसको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करने के लिए बोला गया है शेड्यूल 3 में। So applicable only for Ind AS financial statements wherever there is prior period error as per Ind AS 10. So now this was about equity share capital and reserves and surplus. Now we are moving on to borrowings. So borrowings is a very dangerous area for the auditors. So we should put some cautious while reviewing the financial aspects related to borrowings. सो क्या है, कुछ तो प्रेजेंटेशन रिलेटेड चेंजेस भी है, कुछ तो डिस्क्लोजर रिलेटेड चेंजेस भी है। सो फर्स्ट इज द प्रेजेंटेशन रिलेटेड चेंज। उसमें ये बोला गया है कि जो अपने नॉन करेंट और करेंट का बाइफर्केशन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, मे बी 12 मंथ्स, मे बी 24 मंथ्स, वो तो अभी भी करना पड़ेगा। बट से सपोज कोई लॉन्ग टर्म लोन होता था, से सपोज 500 CR का, और विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट अगर 100 करोड़ का पेमेंट करना है, तो अपने उसको क्या करते थे, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके अदर करेंट लाइबिलिटीज में या अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में दिखाते थे। बट अभी उसको वहां पे नहीं दिखा के शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखाना पड़ेगा। होप आई एम क्लियर ऑन दिस। सो जो आप पहले करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को अदर करंट लाइबिलिटीज या अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में दिखाते थे, अब वहां पे प्रेजेंट नहीं करके आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर ही दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर चेंज इन borrowings. So इसके चलते हो सकता है अपना प्रीवियस ईयर का फिगर्स भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। So we should take care of this thing. Applicable for both Ind AS as well as non-Ind AS financial statements.
So other change is, if any company has borrowed some funds, borrowed some money, maybe long term or maybe short term, from banks or any financial institutions, then they have to disclose whether they have been utilized for the purposes for which they have been borrowed or not. So पहले क्या होते थे, खाली बेचारे ऑडिटर्स हम लोग के ऊपर ही खाली रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हम लोग को कारों में लिखना पड़ता था, क्लॉज नंबर 9 में शायद, है ना. बट अभी क्या हो गया है कि मैनेजमेंट को भी बोल दिया है शेड्यूल 3 ने कि आप भी डिस्क्लोज कीजिए, तभी आप ऑडिटर्स भी रिपोर्ट करेगा. बट ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने जो रिपोर्ट कर दिया वही अपने भी जो डिस्क्लोज कर दिया वही उसी को रिपोर्ट करेंगे. ऑब्वियसली ऑडिट प्रोसीजर शुड ऑलवेज बी देयर. So there is another third major change, looks to be very small but very practically difficult while implementing. So वो चेंज, ये चेंज है कि अगर कोई भी कंपनी ने, कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में वर्किंग कैपिटल लिमिट लिया है, या ओनली खाली वर्किंग कैपिटल लिमिट की बात कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, और उसका सिक्योरिटी है करंट एसेट्स, अगर उसकी सिक्योरिटी कोई लैंड बिल्डिंग है तब वो ये डिस्क्लोजर हो सकता है, एप्लीकेबल नहीं होगा. बट अगर कुछ करंट एसेट्स को गिरवी रख के या हाइपोथिकेट करके या मॉर्गेज करके कुछ लोन्स लिया है, तब उस कंपनी को ये करना पड़ेगा कि क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट जो फाइल किए हैं with the banks and the respective financial institutions, whether they are matching with the, whether they are in agreement with the books of account or not, that should be disclosed. So आप समझ ही सकते हैं कितना बड़ा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, बिकॉज पहले क्या करते थे, या इनफैक्ट अभी भी करते हैं मैनेजमेंट, नॉट ऑल, with due respect to everyone. से सपोज ड्राइंग पावर लिमिट को इनहेंस करवाने के लिए या अकाउंट को परफॉर्मिंग एसेट रखने के लिए वो लोग क्या देते थे नहीं देते थे, ऑडिटर को कभी बताते भी नहीं थे, और ऑडिटर भी उतना थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहता था. बट अभी शेड्यूल 3 ने बोल दिया है कि मैनेजमेंट को भी डिस्क्लोज करना है और ऑडिटर को भी कारों में रिपोर्ट करना है. क्या रिपोर्ट करेंगे? रिपोर्ट ये करेंगे कि जो भी क्वार्टरली रिटर्न में या क्वार्टरली स्टेटमेंट में फाइल किया गया है, पैरामीटर्स में भी लाइक डेटर्स, क्रेडिटर्स, एजिंग ऑफ स्टॉक एंड ऑल एवरीथिंग, वेदर दे आर मैचिंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट. और अगर मैच नहीं कर रहा है तो एक समरी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन देना है और उसके साथ में रीजंस भी एक्सप्लेन करना है. सो ये तो बहुत बड़ा भारी काम है. इवन क्या हो सकता है, सपोज 15 अक्टूबर को 30 अक्टूबर का फॉर द क्वार्टर, फॉर द हाफ ईयर एंडेड या क्वार्टर एंडेड 30 अक्टूबर का, 30 सितंबर का हो सकता है रिपोर्टिंग बैंक्स को करना पड़ता है 15 अक्टूबर को. बट आप GSTR 1 फाइल कर रहे हो, GSTR 3 भी फाइल कर रहे हो, मैनेजमेंट फाइल कर रही है 24 अक्टूबर या 22 अक्टूबर को, तो पता चलता है कि एक क्रेडिट GSTR 2 में दिख रहा है बट जो अपना बुक्स में नहीं था. सो अपने देखें कि हाँ इनवॉइस उसका बुक्स में एंट्री करना छूट गया है परचेस का. सो अपने तो बुक्स रिटर्न में क्लेम करेंगे तो ऑब्वियसली अपने बुक्स में भी एंट्री करेंगे सितंबर का मंथ में बैक डेट में जाके. बट आपकी स्टॉक स्टेटमेंट तो ऑलरेडी फाइल हो गई 7 दिन पहले, तो उसके चलते आपका क्रेडिटर्स का फिगर चेंज हो जाएगा, इवन स्टॉक का फिगर चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा. बट अभी हम लोग को मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप ऐसा बैक डेट एंट्रीज अवॉइड करो, बिकॉज अभी ऑडिट ट्रेल भी आने वाला है फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट ईयर. अनफॉर्चुनेटली इट गॉट डेफर्ड. अभी ऑडिट ट्रेल से पता चल जाता है कि आप कब एंट्री कर रहे हो, कब एंट्री को मॉडिफाई कर रहे हो और कौन मॉडिफाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ पता चल जाता है. सो इट इज़ अ हाई टाइम टू रिक्वेस्ट आवर मैनेजमेंट टू से दैट आप जब भी स्टॉक स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो, अपना ईमेल आईडी से जाने से पहले या अपना ऑफिस से बाहर निकलने से पहले आप उस दिन का ट्रायल बैलेंस, मतलब उस दिन का एज ऑन 30 जून या 30 सितंबर का ट्रायल बैलेंस का प्रिंट आउट निकाल के और उसका डेटा क्रेडिटर स्टॉक का शेड्यूल निकाल के, एजिंग निकाल के एक फाइल में साइन करके स्टैंप लगा के आप अपना फाइल में लगा देना, ताकि ऑडिटर्स को एक कंफर्ट जोन मिलेगा. नहीं तो अननेसेसरीली हो सकता है सम जेन्युइन केसेस माइट आल्सो बी रिपोर्टेड, लाइक वी टॉक्ड अबाउट GSTR 2 का रिकॉन्सिलिएशन के टाइम में. So similar reporting requirement is in CARO also, clause number 2B. बट कारो में एक डिफरेंस ये गया है कि कारो में तभी रिपोर्ट करना पड़ता है जब आपकी सैंक्शन्ड फैसिलिटीज मोर देन 5 करोड़ है. सैंक्शन्ड फैसिलिटीज, नॉट द आउटस्टैंडिंग अमाउंट. Akansha ji, hope I am audible. It's only a one-way traffic. Can we have some questions from the participants? Yeah, right. Maybe not questions, maybe some insightful knowledge from our participants, because I see all of the senior members are over here.
Right. Any participant who have any questions on the over the topic which have been till now shared by the Anshul sir? Any Because I'm participant? feeling that it's becoming quite monotonous for me as well, and obviously lunch का time है और 2 o'clock Right. के बाद में तो सब कोई lunch करके बैठे हैं, तो पता नहीं कितना दिन Many participants would have slept, so it's a vacant session or question answer. बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोते नहीं है, सोने का टाइम ही नहीं मिलता है, बट हो सकता है इफ द थिंग्स आर गोइंग मोनोटोनस देन Yeah, right. Any participant have any question? so I take a pause for 30 seconds waiting for our participants. Yeah, sure. Any participant can raise hand if any have any questions over any topic. Any financial statement line items which they have not understood. Yeah, one question is there. Yes, please. Will comply with Rule 11E. Rule 11 of which rules? Like there are many companies उसमें बहुत सारे rules होते हैं, आप कौन से rules की बात कर रहे हो? Can you please? Yeah. How to find on record? Informally, we have loan and advances through intermediary to ultimate beneficiary. How to know from record? Please explain. This is have been asked from one of the participants. Sorry, can you please bring that question into the screen? I am not able to see the question. Yeah. How to find on record informally? We have loan and advance through intermediary to ultimate beneficiary. How to know from on record? Please explain. Yes, I'll take that opportunity to please to explain whenever I come to that point. Thank you for bringing into attention. This will be bring to notice as soon as Anshu sir will go through. So we are looking inventories. Yes, Akansha ji, please. As soon as sir will go through the same. And any other questions? Ma'am, sir मत बोलिए. So now I come back. So we were on inventory का disclosure requirements. अब उसके बाद में क्या है? से सपोज आपके क्लाइंट ने कोई बोरोड फंड्स या कोई शेयर प्रीमियम रेज किया है ड्यूरिंग द ईयर, सो उसका भी हम लोग को अब डिस्क्लोज करवाना पड़ेगा. क्या डिस्क्लोज करवाना पड़ेगा देखते हैं. से सपोज ये कंपनी एज एडवांस्ड, लोन्ड और इन्वेस्टेड फंड्स. क्या फंड्स? जो आपने बोरो किया था, जो आपका शेयर प्रीमियम से आया था, उस फंड्स अगर कोई कंपनी को दे के रखे हैं विद द अंडरस्टैंडिंग इन राइटिंग और मे नॉट बी इन राइटिंग, और वो कंपनी ने क्या करके रखी है कि दूसरी कोई थर्ड पार्टी कंपनीज में भी ग्रुप कंपनीज या कोई भी कंपनी के साथ को इन्वेस्ट कर दी या वहाँ पे लोन दे दिया या वहाँ पे कोई फंडिंग कर रहा है. से सपोज कंपनी ए आपकी क्लाइंट है, कंपनी बी को दे दिया. अब कंपनी बी ने तीसरी कोई कंपनी सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी सबको दे दिया लोन. अब आपको इस चीज़ का रिपोर्टिंग करवाना है, और अगर वो लोन्स बोरोड फंड्स थे या शेयर प्रीमियम थे तभी रिपोर्टिंग करवाना है. किसको रिपोर्टिंग करवाना है? कंपनी ए को रिपोर्टिंग करवाना है, डिस्क्लोजर करवाना है. तो कैसे पता चलेगा? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. अब आप कंपनी ए के ऑडिटर हो, कंपनी बी को लोन देके रखा है आपकी कंपनी ने. अब आप कंपनी ए को तो बोल नहीं सकते हो कि आप कंपनी बी का बैंक स्टेटमेंट हम लोग को मंगवा के दीजिए. दैट मे नॉट बी ऑफिशियली अलाउड. अनऑफिशियली तो कुछ भी कर सकते हो, इनफॉर्मली तो कुछ भी कर सकते हो, बट ऑफिशियली हो सकता है, ऑन रिकॉर्ड में वो कर नहीं सकते हो. तो क्या करोगे? से सपोज आप 31 मार्च 2022 का फाइनलाइज कर रहे हैं अभी 13 जून को, और आपकी क्लाइंट ने जिस कंपनी को लोन देके रखा था उसने तो अपना फिनेंशियल्स अभी तक प्रिपेयर ही नहीं किया है. हो सकता है बुक्स ही प्रिपेयर नहीं किया होगा, जैसे इंडिया है ना. सो कैसे करेंगे अपने? सो उसका एक बहुत बढ़िया सेक्शन है, बहुत बढ़िया अपने पास में वेपन है. अपने को सेक्शन 186 सब सेक्शन 4 का प्रोविजन जो है वो मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेना चाहिए और उन लोग को बता देना चाहिए, अटेंशन में लेकर आ जाना चाहिए कि 186(4) of the Companies Act requires, and this is not an amendment, professional colleagues, this was right from the beginning in 2013, requires that companies whichever give any loans should disclose the proposed
utilization by the recipient companies. So इसका डिक्लेरेशन आपको मैनेजमेंट से अपना फिनेंशियल्स में डिस्क्लोज करवा लेना चाहिए। अब वो मैनेजमेंट का ऊपर में आ गया, ओनस आ गया है कि अब वो उसको ऑफिशियली कम्युनिकेट करे, उसका बैंक स्टेटमेंट मंगवाए, चाहे जो भी करे, एक रिटर्न कंफर्मेशन आपको दे दे एज पर SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अगर हम लोग अपना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखेंगे तो हम लोग का ध्यान अपने आप हो जाएगा। सो ये एक उपाय हो सकता है। दूसरा अल्टरनेटिव प्रोसीडर ये हो सकता है, से सपोज आपकी कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है, बट उसने जो जिसको लोन और इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो हो सकता है एक तो लिस्टेड कंपनी होगा। सो लिस्टेड कंपनी तो अपना फिनेंशियल्स, अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स एवरी क्वार्टर फाइल करते हैं एज पर रेगुलेशन 33 ऑफ सेबी। सो आप उसकी फिनेंशियल्स को देख सकते हो, रीजनेबली एक तो आइडिया मिल जाएगा कि उस कंपनी का बैलेंस शीट में भी बोरिंग्स में दिख रहा होगा कुछ अमाउंट। सो उसका क्या एसेट्स भी बढ़ गए क्या, फाइनेंशियल एसेट्स या लोन्स का अमाउंट बढ़ गए हैं क्या? अगर बढ़ गए हैं या इन्वेस्टमेंट का फिगर बढ़ गया है रीजनेबली, तब अपने उसको डिग इन कर सकते हैं। बट हाँ, उससे देख के ये पता चल रहा है कि दैट कंपनी हैज परचेज सम फिक्स एसेट्स या उसका बैंक बैलेंस बढ़ गया है, तो हो सकता है कि एक रीजनेबल एश्योरेंस मिला कि उसने थर्ड पार्टीज को फंड नहीं करके रखा हुआ। बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज जस्ट एक तो वो बोलते हैं ना, मन का संतुष्टि होता है, मतलब खाली बोलने के लिए संतुष्टि होता है। बट अगर इंस्टीट्यूट हम लोग को पूछेगा या नाफरा पूछेगा तो हम लोग उनको संतुष्टि नहीं दे सकते हैं इससे, बिकॉज हो सकता है कि जो दूसरी कंपनी है उसने तीसरी कंपनी को फंड कर रहा है, बट उसको लोन्स में डेबिट नहीं कर रहा है, उसने उसको एडवांसेस में या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट करके रखा हुआ। बिकॉज nowadays management is much more intelligent than the chartered accountants. So we should always take the protection of section 186 subsection 4 of the Companies Act. This is what I say officially. There is nothing informal or nothing unofficial on that. We should request our management to give a declaration or to take a confirmation from the third parties to whom it has granted loans. और अगर related parties या group concerns है तब तो easy हो जाता है। और अगर थर्ड पार्टीज है, बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि कोई भी एक कंपनी थर्ड पार्टीज को लोन दे देती है, until unless it is in the nature of principal nature of giving loans and all. I would like to interrupt you, Vishnu sir. Vivek Agarwal has a question. Yeah, Vivek. Yes, Vivek जी. Yes, Vivek जी. नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर, एक्चुअली क्या होता है कि उसके अंदर ना मैनेजमेंट क्या 185 में कवर हो रहा होता है, तो वो उन्होंने खुद का रूट बनाया हुआ होता है। तो दोनों कंपनी का ऑडिटर मैं हूँ, मुझे मालूम है कि इस कंपनी का पैसा रूट होकर दूसरी कंपनी से है, दोनों में कॉमन पार्टी है वो, पर मैनेजमेंट बोलता नहीं कि मैनेजमेंट 185 से बचना चाहता है, सेक्शन 185 कंपनीज एक्ट से। उसको अनऑफिशियली मुझे पता लग गया क्योंकि दोनों की बेनिफिट का ऑडिटर मैं हूँ। सर, रूटिंग पैसा रूट हो रहा है, और मोस्टली सभी जयपुर में ऐसे करते हैं। सिस्टर कंसर्न में पैसा देना है तो दूसरे दोस्त को बोलते हैं कि भाई आप ये पैसा दो, मुझे वहां से लोन दे दो। अब ये अब वो कह रहे हैं सर ये अब क्या करें इस केस के अंदर? अपन भी चाहते हैं कि अपने में कोई सेफ गार्ड रहे और उनका भी काम हो जाए। सर, जयपुर को बदनाम मत कीजिए, सब जगह ऐसा ही होता है, कलकत्ता में भी होता है, बॉम्बे में भी होता है ना। और भी मैंने हो सकता है 5-7 स्टेट्स में या सिटीज़ में, तो मैंने अपना हाथ से ऑडिट किया है, तो सब जगह होती है। गुवाहाटी में होती है, सिलीगुड़ी में होती है, रांची में होती है ना, और अलवर साइड में भी होती है, दिल्ली में भी होती है, सब जगह होती है सर। कैसे एस्केप रूट क्या हो सकता है, आप बताइए ना प्लीज। सर, उसका आंसर तो आप ही दे दिए सर मेरे को। नहीं, दोनों में ऑडिटर में हो तो पता लग रहा है। तो दोनों में आप ऑडिटर हो तो आपको तो ऑफिशियली पता चल गया, देयर इज नथिंग ऑफ अनऑफिशियल। जिसमें बाय चांस लेयरिंग ज्यादा हो गई तो उसमें पता नहीं चल पाएगा। लेयरिंग दो कर ली उन्होंने, जैसे ए को बी को दिया, बी ने सी को दिया, फिर सी से डी बेनिफिशियरी के पास आ गया। तब उस केस में दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, इंटरमीडिएटरीज, फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है उस केस के अंदर। सर, अभी ऐसा है कि ऐसा कुछ है तो आप बैंक्स को डायरेक्टली एक कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो, मैनेजमेंट को लूप में रखते हुए, कि मेरी क्लाइंट ने इस क्लाइंट को फंड ट्रांसफर किया है,
अब उस कंपनी ने कहाँ पे फंड ट्रांसफर किया है, दे विल नॉट गिव द बैंक स्टेटमेंट बट दे विल डेफिनेटली हैव टू गिव द डिटेल्स कि किसको ट्रांसफर किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में banks are required to give this information if someone comes official, और आप ऑडिटर्स हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हो, और आपका बैंक और आपकी कंपनी का बीच में एक कॉर्पोरेट रिलेशनशिप है, आप अगर मैनेजमेंट को लुक करते हुए करोगे या मैनेजमेंट को ही बोलोगे, then they have to mandatorily give it under PMLA Act. Okay. This is one of the practical case studies you can say we have done in our firm just 6 months back. Okay. आपको और एक एग्जांपल देता हूँ सर, इसमें आप मेरे को थोड़ा सा एक्साइट करवा दिए इस टॉपिक के लिए। आपको और एक एग्जांपल देता हूँ सर, आपने जो बोला सेक्शन 185 का अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाता है कि कंपनीज इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड में फॉल नहीं करते हैं, और बट अगर ऐसे अपेरेंटली देखें तो दे आर कंपनीज इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, है ना सर? आप ऐसा कुछ बोलना चाह रहे थे? जी ऐसे ही है सर। हाँ, तो 185 186 का परव्यू से बाहर आ जाता है, बिकॉज़ सबसेक्शन एक्चुअली उसी जैसे जो कंपनी में पैसा पहुंचाना है उसमें डायरेक्टर भी डायरेक्टर है। करेक्ट वो रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाता है, 185 की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। अब वो उनको फंड्स रिक्वायरमेंट है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बीच में मीडिएटर्स होते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब वो पकड़ना थोड़ा एक्चुअली मालूम भी चल जाता है, मैनेजमेंट भी कई बार इनफॉर्मली बता देता है, और अपन चाहते हैं कि अपनी सेफ गार्ड रहे व्हाइल डूइंग द ऑडिट, जिससे अपन आईसीए को रिस्पॉन्सिबल हो सके, जवाब दे सके। सर अगर आपको ऑफिशियली ऐसा कुछ पता चल रहा है और कुछ फीसी लग रहा है, तब तो आपको डिग इन करके मतलब पीएमएलए एक्ट का हेल्प लेते हुए इंफॉर्मेशन ले ही लेना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि अपेरेंटली किसी को पता नहीं चलेगा, एक रीजनेबल एश्योरेंस, आपका डॉक्यूमेंटेशन इतना स्ट्रांग है कि यू हैव फुलफिल योर रिस्पांसिबिलिटीज एज ऑडिटर्स, तब यू मे गो अहेड। ओके, दिस इज व्हाट आई फील। आई थिंक आवर सीनियर मेंबर्स कैन गिव सम मोर लाइट ऑन दिस। ओके, थैंक यू सर। Sir, I'll give you one more example on this. We were auditing a BSE listed company having registered office in Bombay. So what it was doing was, it had a subsidiary company, a very good cash rich company, listed company, but it was giving loans to that subsidiary company. ठीक है सर, एडवांसेस दे रखा था, कैपिटल एडवांसेस, तो सेक्शन 185 का परव्यू में तो नहीं आ रहा था, बिकॉज ओनली ओन सब्सिडियरी को लोन देके रखा है। अब क्या किया है, वो ओनली ओन सब्सिडियरी ने अपनी ग्रुप कंपनीज को लोन दे दिया, मतलब सेम डे पैसा आता था, सेम डे पैसा चला जाता था। ठीक है सर। सो अब सेक्शन 185 वहां पे तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अब वो फिर रिलेटेड पार्टी में भी फॉल नहीं कर रहा था लिस्टेड कंपनी का, तो बिकॉज इनडायरेक्टली वो चलते आ रहा था ट्रांजेक्शंस। But as a forensic auditor, what we did was we reported non-compliance of section 186(4). ठीक है, आप 185 में ऐसा बच रहे थे, आपका स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट था, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑडिट कमेटी का भी अप्रूवल था, बोर्ड मिनट्स का भी, बोर्ड मीटिंग में भी अप्रूवल था, बट आपका 186(4) का तो नॉन कंप्लायंस हो ही रहा था। आपको 186(4) में कंपनी को लिखना था कि प्रपोज्ड यूटिलाइजेशन क्या होने वाले हैं, आप जो फंड्स दे रहे हो या जो फंड ड्यूरिंग दे दिए हैं उसका यूटिलाइजेशन क्या कैसे हुआ है। तो 186 सबसेक्शन 4 इज अ वेरी पावरफुल सेक्शन। विवेक जी आगे बढ़ू क्या मैं, या कुछ बोलना है आपको? Any other participant having any other question for Anshul sir? रूल 11E इज स्टिल इनकम्प्लीट। रूल 11E कौन सा रूल्स का बोल रहे हैं, थोड़ा सा अगर बोल देते तो I'll definitely come back, even if I don't remember, I'll come back offline. So moving ahead now, ट्रेड पेबल्स में जो हम लोग अमेंडमेंट देखे थे, वहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देखे थे ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स, वैसे ही सिमिलर रिपोर्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी है, बट वहाँ पे 5 ब्रैकेट्स थे, यहाँ पे खाली 4 ब्रैकेट्स है। वहाँ पे 0 to 6 मंथ्स का भी था, बट इसमें लेस देन 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, मोर देन 3 year, खाली 4 ब्रैकेट्स ही दिया हुआ है। और MSME और अदर्स का तो पहले भी हम लोग को डिस्क्लोजर देना पड़ता था, अभी डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड का भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है।
अब से सपोज इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ये है कि आपकी क्लाइंट के पास में एक बिल रिकॉर्ड किया हुआ है 7 फरवरी का, उसका GRN भी जनरेट किया हुआ है 7 फरवरी का, बट उसका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हो सकता है कि 15 मार्च हो। उस केस में तो एनीवेज वो इफेक्ट नहीं करने वाला, लेस देन 1 ईयर है, बट ऐसा कुछ डेट्स है जिसके चलते हो सकता है आपका अगर एक्यूरेट रिपोर्टिंग करे 1 to 2 ईयर्स में फॉलो होने वाला है। वैसा केसेस में अपने को दिक्कत हो सकता है, तो अपने को मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि आप जब भी टैली में या SAP में कोई भी एंट्री कर रहे हो उसका ड्यू डेट भी मेंशन करें अपना बुक्स में, ये रिपोर्ट्स में आ जानी चाहिए, अदरवाइज देयर माइट बी अ इनकरेक्ट इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग। So this is one of the things which we can create awareness about to our clients. So कुछ other balance sheet item related disclosures में यहाँ पे highlight करना चाहता हूँ, those who are specifically applicable for Ind AS financial statements. So ये जो अपने Ind AS जो है ना एम्प्लॉय बेनिफिट्स का, आई थिंक इट इज Ind AS 19 के बेसिस में हम लोग जो एक्चुअल गेन लॉस है उसको ABTPL बिलो द PL लाइन आइटम दिखाते हैं, तो उसका अभी रिजर्व एंड सरप्लस में एडिशनल डिस्क्लोजर सेपरेटली डिस्क्लोजर करने का ऑप्शन दे दिया है शेड्यूल 3 ने। सो इट्स नॉट मैंडेटरी बट यू कैन डिस्क्लोज इट सेपरेटली ऑन रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो आप लोगों को पता होगा, वी आर अवेयर दैट Ind AS 116 अकाउंटिंग फॉर लीजेस आया है 3 years बैक। सो वो बोलता है राइट ऑफ यूज एसेट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए और करस्पॉन्डिंग लीज लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए, साथ साथ में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए और इंटरेस्ट को भी प्रोवाइड करने के लिए। सो जो लीज लाइबिलिटीज बुक्स में रिकॉग्नाइज होती थी, पहले हम लोग अदर करंट लाइबिलिटीज या अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज बोल के दिखाते थे, अभी उसको करंट और नॉन करंट पोर्शन में तो ऑब्वियसली पहले भी क्लासीफाई होता था, बट उसको सेपरेटली भी डिस्क्लोज करवाना पड़ेगा ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। सो दिस इज द चेंज व्हिच हैज कम विद रिस्पेक्ट टू लीज लायबिलिटीज। सो अदर वन इज अदर फाइनेंशियल एसेट्स। पहले क्या होता था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होती थी ना, वो हम लोग के शेड्यूल 3 के बेसिस में उसको लोन्स में हम लोग क्लासीफाई करते थे, लोन्स एंड एडवांसेस में, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। बट अभी हम लोग का शेड्यूल 3 ने एक बहुत बढ़िया चेंज कर दिया, वो एक्चुअल में लोन्स होते नहीं थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉट इन द नेचर ऑफ लोन, तो उसको अदर फाइनेंशियल एसेट्स में उन लोग ने कवर अप कर दिया है। सो दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव चेंजेस व्हिच वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग CA फ्रेटर्निटी में हम लोग के स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस ही बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग को कुछ चीज़ डिस्क्लोज करनी है, ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम ही है वैसे। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, कुछ आपकी सर्च सीजर हो जाती है और कुछ सेक्शन 68 में शेयर कैपिटल की एडिशन हो जाती है, अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट या अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स या अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर बोल के कोई एडिशन हो जाती है, और आप अगर वॉलंटरी डिस्क्लोजर भी कर देते हो देन उसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम का वहाँ पे रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर करना पड़ेगा और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एक एडिक्वेट एक ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सिमिलरली कारो में ऑडिटर्स को उसका रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगा कि इफ एनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम whether they have been appropriately presented, recorded and disclosed in the books in the financial statements or not. So that is the requirement of Schedule 3 as well as CARO 2020. So not going much into undisclosed income क्या होता है नहीं होता है, because that is a different domain or we are not covering that domain right now. So in case of Section 8 companies हम लोग पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या ऐसे कुछ दिखाते थे, बट अभी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के जगह में या अगर कोई ग्रांट्स एंड डोनेशंस है तो आपको ग्रांट्स एंड डोनेशंस बोल के दिखाना पड़ेगा सेपरेटली ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। CSR, we all know that there has been n number of changes in section 135 of the Companies Act as well as companies CSR accounting rules brought out by MCA notification on 21st of January 2021. So उसके जो compliances है regarding shortfall, regarding related party को कुछ अगर CSR का contribution दिया है
या अगर कुछ प्रोविजन किया हुआ है और उसका मूवमेंट क्या है प्रोविजन का, वो सब का हम लोग को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। पहले खाली बहुत छोटा सा डिस्क्लोजर था कि CSR एक्सपेंडिचर को सेपरेट लाइन आइटम में दिखाओ और कंस्ट्रक्शन ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट में कितना था और बाकी क्या खर्चा लगा है उसका थोड़ा सा 2 लाइन का डिस्क्लोजर देना पड़ता था। बट नाउ द डिस्क्लोजर्स हैव बीन क्वाइट मच मोर इलैबोरेटिव। सिमिलरली कारो 2020 क्लॉज नंबर आई थिंक इट इज 20, उसमें भी ऑडिटर्स को रिपोर्ट करना पड़ता है सेक्शन सॉरी उस दो चीजों के ऊपर में स्पेसिफिकली कमेंट करना पड़ता है। वर्चुअल करेंसी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में अगर कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है कंपनी का या तो अपने को डिस्क्लोजर्स करवाना पड़ेगा। डिस्क्लोजर्स में क्या क्या करवाएंगे, प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है उस ट्रांजेक्शन में वो करवाएंगे, अमाउंट ऑफ करेंसी कोई अगर बिटकॉइन हेल्ड करके रखा है एज एट बैलेंस शीट डेट, और अगर कोई डिपॉजिट्स या कोई एडवांसेस लिया हुआ है फॉर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी, उसका भी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। बट एट प्रेजेंट आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे पता चलेगा until unless clients give information। हो सकता है मे बी 26A में भी कुछ इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो, बिकॉज शायद कुछ अमेंडमेंट्स ऐसा रिसेंट अमेंडमेंट्स कुछ आया था कि TCS वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, बट आई एम नॉट श्योर। सो इसको भी देख लेना होगा। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो नाउ वी आर डन विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज balance sheet related disclosures। So हम लोग अदर डिस्क्लोजर्स के ऊपर में बात करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सो रिलेशनशिप विथ स्टॉक ऑफ कंपनीज, अगर आपकी कंपनी का कुछ ट्रांजेक्शन्स हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, मे बी शेयर कैपिटल के ट्रांजेक्शन्स, मे बी इन्वेस्टमेंट्स के ट्रांजेक्शन्स या कोई ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल्स का ट्रांजेक्शन अगर कोई भी स्टॉक ऑफ कंपनीज के साथ में हुआ है, सो अपने क्लाइंट्स को उसका रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। क्या क्या रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, नेम भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। खाली ऐसा नहीं है कि 10 कंपनी के साथ में ट्रांजेक्शन हुई है वो ऐसा लिखने से नहीं होगा, नेम लिखना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन्स भी करना, you have to disclose the balance outstanding as well as relationship। क्या relationship है, whether that company is our investor, whether we are the investor in that company, or whether that is a data creator for us, क्या है, सब चीज अपने को डिस्कस करवाना पड़ेगा। बट ये बोलने में बहुत आसान लगता है, बट द थिंग इज, द चैलेंज इज हाउ डू वी आइडेंटिफाई सच स्टॉक ऑफ कंपनीज। मैनेजमेंट तो बोल ही देगी आपको कि आप पता कीजिए, लिख दीजिए अगर कुछ ऐसा है तो। तो अपने क्या करेंगे, अब हो सकता है कंपनी गुड साइज कंपनी में भी स्मॉल मीडियम साइज कंपनी का भी हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज के साथ में ट्रांजेक्शन हुआ होगा। आप क्या एक एक करके उसका ROC से चेक करेंगे मास्टर डेटा, या कितने लोगों का ये भी व्यू है कि ROC ने फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकाला है फॉर स्टॉक ऑफ कंपनीज, तो वैसा तो 15-20 नोटिफिकेशन निकाला है। हर ROC जयपुर, ROC दिल्ली, ROC बॉम्बे, ROC कलकत्ता ने अलग अलग नोटिस निकाला है। तो एक एक करके तो देखना पॉसिबल है नहीं। सो इसके लिए टूल्स हैव कम इनटू द मार्केट, टूल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट वेयर इफ वी इंपोर्ट द नेम ऑफ द कंपनीज जिसके साथ में अपना कंपनी का ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर उस टूल में अपने उसको इंपोर्ट करते हैं तो उसका एक करंट स्टेटस निकल जाता है। सो नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव टूल, बट येस वी कैन परचेज और वी कैन प्रोक्यूर दैट टूल, एंड ऑब्वियसली investment in technology for the CA firms would help a lot, because going forward it is the age of the technology। so ऐसे स्टॉक ऑफ कंपनीज का आइडेंटिफिकेशन आप हम लोग कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ चार्ज, क्रिएशन ऑफ चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज विद द ROC। सो अगर कुछ चार्ज डॉक्यूमेंट बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड फाइल की हुई है आपकी कंपनी ने, तो उसका आप लोग को डिटेल्स भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, रीजंस के साथ में डिस्क्लोज करवाना पड़ेगा कि क्यों डिले होकर रखा है। सो बेसिकली CHG 1 में तो कोई डिले होती नहीं है, बिकॉज बैंक्स पीछे पड़ जाते हैं कि आप पहले फाइल करो। बट CHG 4 के टाइम में मैक्सिमम केसेस में वो होती है, डिले होती है। अपने को पता चलता है कि लोन रिपेमेंट हो गया था, फुल रिपेमेंट हो गया था 3 years बैक, बट अभी तक CHG 4 फाइल नहीं हुआ है। सो 2 years बैक
आई वाज ऑडिटिंग अ लिस्टेड कंपनी, उसका लोन बुक साइज था 2000 CR, बट जब मास्टर डेटा देखते थे तो ओपन स्टेटस ऑफ चार्जेस दिखाता था 55,000 करोड़। तो उसने मतलब लास्ट 10 ईयर्स में जो भी लोन का सेटिस्फेक्शन हुआ है उसका चार्ज ही फाइल नहीं किया था। सो नाउ उस टाइम में तो एज एन ऑडिटर्स हम लोग बोले कि नोट्स अकाउंट्स में या कहीं पे बोरिंग का शेड्यूल में डिस्कस करते हैं, बट मैनेजमेंट वाज हैविंग अ टसल विद अस कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है शेड्यूल 3 का, बट शायद लग रहा है MCA ने हम लोग को सुन लिया है। सो अब शेड्यूल 3 में उसका डिस्क्लोजर करवाना पड़ेगा विदाउट एनी फेल। So there is one more requirement with compliance with number of layers of companies जो 186 subsection 1 में है और अपना section 2 of subsection 87 में भी है। So अगर कुछ लेयर ऑफ कंपनीज का जो कंप्लायंस होती है वो अगर कंप्लायंस नहीं हुई है तो अपने को डिस्क्लोज करवाना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ में। डिस्क्लोज करवाना पड़ेगा मतलब हम लोग को ही आइडेंटिफाई करके देना पड़ेगा इनफैक्ट। So other one is whenever there is any whenever there is any scheme of merger, scheme of demerger, amalgamation passed by the NCLT, High Court और company law board और आपकी कंपनी भी उसमें एक पार्टी है, so आपको ये कमेंट करवाना पड़ेगा, ये डिस्क्लोज करवाना पड़ेगा अपना मैनेजमेंट के साथ में कि whether the accounting treatment done by the company is according to the scheme or not, and as well as in accordance with the accounting standard or not. So Ind AS 103, AS 14 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है उसका हम लोग को डिस्क्लोजर करवाना पड़ेगा, और अगर कोई डेविएशन हुआ है तो उसको एक्सप्लेन भी करवाना पड़ेगा। होप वी आर क्वाइट क्लियर ऑन दिस। So now I move forward. Yes, please. Any questions from any participant for Anshu sir? Yeah, we So can- dear friends, यहाँ पे जो भी चार अभी हम लोग इस क्लॉज में बात कर रहे थे इसका हम लोग को कार्य में रिपोर्ट करने का नहीं है, बट दिस इज ओनली द रिपोर्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन शेड्यूल 3। So another one is disclosure with respect to willful defaulter. So अगर आपकी कंपनी willful defaulter डिक्लेयर की गई है, so उसका डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट और डेट क्या कौन सी डेट में डिक्लेयर किया गया था, किसने किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, तो उसका डिस्क्लोजर करवाना पड़ेगा। और सिमिलरली एज एन ऑडिटर, एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको कारों में भी कमेंट करवाना पड़ेगा, वो चीज़ रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। सिमिलरली द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज अ वेरी वाइटल अमेंडमेंट। मैनेजमेंट को 11 रेशियोज का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। खाली रेशियोज का फिगर्स लिखने से नहीं होगा, उसका न्यूमरेटर क्या था, डिनोमिनेटर क्या था और क्या रिजल्ट्स आया ड्यूरिंग द ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या था उसका भी करना पड़ेगा, और दोनों का वेरिएंस एनालिसिस भी करना पड़ेगा। इफ द चेंज इज मोर देन 25%, मे बी पॉजिटिव चेंज और मे बी नेगेटिव चेंज, द रीजंस आल्सो शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो वी नीड टू टेक केयर, कहीं पे रीग्रुपिंग हो रहा होगा, मे बी लाइक अपने लोन्स का केस में, बोरिंग्स का केस में डिस्कस कर रहे थे, या कौन सा आइटम में किसको न्यूमरेटर में लेना है, किसको डिनोमिनेटर में लेना है, नहीं लेना, वहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन हो सकती है। अपना गाइडेंस नोट ऑन ने भी कुछ क्लैरिटी उतना नॉट गिवन अ वेरी गुड क्लैरिटी। सो आई थिंक CA IPCC financial management study material will give a good idea on this for the members fraternity. तो हम लोग उस बुक को रेफर कर सकते हैं, उस स्टडी मटेरियल को रेफर कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि इंडस्ट्री में क्या प्रैक्टिस फॉलो होती है। से सपोज अगर वो स्टील इंडस्ट्री है, या अगर वो EPC इंडस्ट्री है, या से सपोज टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे क्या प्रैक्टिस फॉलो कर रही है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। सो राउंडिंग ऑफ, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरे को लगता है कि फर्स्ट में कवर कर लेना चाहिए, बट आई हैव इंटेंशनली पुट इट टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ द सेशन। प्लीज स्टे ट्यून्ड, हम लोग के पास में दूसरा प्रेजेंटेशन भी है ऑन ऑडिट क्वालिफिकेशन। सो आई विल ब्रिंग इनटू स्क्रीन सम प्रैक्टिकल demonstrations how audit reports are being qualified nowadays. So before we come to that audit qualification, the last one, rounding off. अब शेड्यूल 3 बोलती है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपल्सरीली मैंडेटरीली राउंड ऑफ करना पड़ेगा। पहले एक था मे, अब हो गया वो मे को सब्सटीट्यूट किया है सल ने। सो आपको एब्सोल्यूट फिगर्स में नहीं चलेगी, आपको हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स या लैक्स, थाउजेंड्स, करोड़ ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर टोटल इनकम की क्राइटेरिया है, वहाँ पे 2 क्राइटेरिया है, उसके बेसिस में अपने को राउंडिंग ऑफ करवाना पड़ेगा। सो माइंड इट फ्रेंड्स,
आपको प्रीवियस ईयर का भी राउंडिंग ऑफ करवाना पड़ेगा। सिमिलरली नोट्स टू अकाउंट्स में भी कुछ फिगर्स दिया हुआ है तो उसका भी राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ तो कर लेंगे, एक्सेल से राउंड ऑफ ये सब हो जाता है, पेस्ट स्पेशल के थ्रू भी हो जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी जब हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे या AOC 4 MGT 7 फाइल करने जाएंगे, वहाँ पे तो एब्सोल्यूट फिगर्स में मांगती है। सो कुछ वेबिनार्स में ऑडियंस अटेंडेंस का ये भी क्वेश्चन था, क्या हम लोग को 2 फिनेंशियल साइन करके रख लेना चाहिए एज एन ऑडिटर? नहीं, बिल्कुल 2 साइन नहीं करेंगे, बिकॉज फिनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी साइंड ओनली ऑन 1 सेट। सो उसके लिए हम लोग का एक्सेल का मेहरबानी हम लोग को यूज़ थोड़ा सा करना पड़ेगा, ताकि हम लोग को साइड बाय साइड फुल फिगर्स भी दिखे, तो इनकम टैक्स रिटर्न और ROC फॉर्म्स स्मूथली फाइल हुए। Sir, sorry to interrupt you. There is a question from one of our participants, Mankishore ji. He's asking for you that please explain him return on investment. An insight for return on investment. Side. See, we are not, thank you for the question, but we are not going into one-to-one analysis of the ratios, but I can give definitely some inputs on that. Return on investment say basically it is asking from the shareholders point of view. So जो भी net profit हो रही है कंपनी की after tax है ना, so उसमें कितने शेयर कैपिटल, कितने फंड्स डिप्लॉय होकर रखे, तो उसका MCA ने अपने को कंपनीज को डिस्क्लोज करने के लिए बोला है। Now I am not going into Yeah. उसका जो That- प्रैक्टिकल हो सकता है, कुछ इश्यूज होगा, that will depend on the facts and circumstances of the case, but these ratios are very important. पहले ये खाली डिस्क्लोजर्स देना पड़ता था लिस्टेड कंपनीज का डायरेक्टर्स रिपोर्ट में और कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज के डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, बट अभी उसने 11 रेशियोज का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो दिस विल हेल्प द इन्वेस्टर्स, दिस विल हेल्प द शेयर होल्डर्स टू मेक अ कंपेरिजन ऑल्सो। सो इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST डिपार्टमेंट को भी थोड़ा सा इजी हो गया है, थोड़ा सा ROC, NBFC, विंग ऑफ RBI सबको इजी कर दिया काम। MCA ने स्मार्टली ये नोटिफिकेशन लेकर आके कि आप लोग डिस्क्लोजर कीजिए रेशियोज का, न्यूमरेटर भी मेंशन कीजिए, डिनोमिनेटर भी मेंशन कीजिए, फिर हम लोग आपको शो कॉल नोटिस देते रहेंगे, ऑडिटर्स को भी देते रहेंगे, डायरेक्टर्स को भी देते रहेंगे। So maybe if we are working in the capacity of advisors, consultants, तो अपना तो ग्रोथ होते जाएगा, but if we are working in the capacity of auditors for any company, तो हम लोग का गोइंग कंसर्न खतरा में आ सकता है, CA फॉर्म्स का गोइंग कंसर्न खतरा में आ सकता है। with more responsibilities we are now. Sorry? We are working now with more responsibilities. Yes, absolutely. So this was about the Schedule 3 amendments. I have quickly taken through the Division 1 and Division 2. So if any questions, then we can wait for a minute or two before we start for audit qualifications. Yes, because I think you may be unmuted. And at the same time, I would also request my senior members with folded ends, if I have made any mistakes or rectifications, please do rectify me. Or if there are any other more insightful experiences, then please do share in the best interest of the fraternity. Yes, Vikalji, you can please ask question. You can unmute yourself. Please ask your question. I
Yeah, with the due permission, sorry, I was muted. With the due permission of participants and moderator, Akansha ji, maybe we can move forward for the qualification, or if we can wait for a minute or two in the form of mental break, then we can do that also. Yeah, Because sure. see, you were raising the hands. Can you please unmute yourself? For the time being, because he is connecting with us, there is a question. What is the ration required in small private companies? Sorry, ma'am. Can you please bring on the screen? Yeah. I'm again repeating it. A small question. What is the ration required in small private companies? What is Is the, there sorry? is there any ration which we have to apply for small private companies? क्या मैं समझा नहीं, रेशन माने? Yeah, ration like any analysis or any or own understanding. What we should consider while doing audit of the small private companies? I think this question is asked. Very good question. So अगर आप ये क्वेश्चन ICAI ऑफिशियल्स को पूछते तो और बेटर रहता, बट मी बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वुड से कि अगर हम लोग इतना भी देख ले तो बहुत मेहरबानी होगी अपनी ICAI की. So I would like to highlight something mentioned by our honorable president, Mr. Devashish Mitra from our own eastern region. उन्होंने बोला था कि audit is a serious business. So it carries a lot of huge amount of responsibilities, and it definitely carries a huge amount of responsibilities. So उन्होंने बोला था कि साथ साथ में ये भी बोला था, I am not quoting the words, but उन्होंने ये बोला था अगर आपको you can't take that much efforts in audit, so you should go to some other wings. और हम लोग के पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, एडवाइजरी, कंसल्टिंग, IBC, रजिस्टर्ड वैल्यूएशन, GST, इनकम टैक्स. Yeah, right. I would like to Forensic audit is also emerging nowadays due Yeah. to ongoing things. So forensic audit में अगर से सपोज मनी ट्रेल निकाल भी नहीं पाते हैं तो आजकल क्या करते हैं कि फॉरेंसिक ऑडिटर एटलीस्ट शेड्यूल 3 का कंप्लायंसेस को जरूर एक एक करके देख लेते हैं, और कारों में भी ऑडिटर्स ने ठीक तरीके से रिपोर्ट किया कि नहीं किया वो भी देख लेता है ऑडिटर्स, है ना. सो इट वुड बी वेरी अनहैप्पी टू सी वन प्रोफेशनल कलीग writing something against तो क्या बोले, writing the facts about the other professional colleagues. So we should be careful कि हम लोग की client कभी भी forensic audit में जा सकती है. और अभी तो इंस्टीट्यूट ने भी खुद voluntarily कुछ annual reports पिकअप करने लग गई है, so moto also, और फिर FRRB बोर्ड जो हम लोग की financial reporting review board है, they have started empanelling some practicing chartered accountants to make a review. Yeah, absolutely right. Now we have to be more vigilant in our workings and audit procedures. So because he is online, Any other participant having any questions? okay, without taking much time now, I would like to move forward finally. तो सबसे पहले मैं आप लोग को, सिंस जयपुर में हूँ तो जयपुर विद्युत वितरण का ही एनुअल रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ क्वालिफिकेशंस के रेस्पेक्ट में. So there is nothing in relation to any the auditor, but I just wanted to highlight कि ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन कैसे दिए जाती है. सो अगर आप देखोगे सबसे मजा का चीज है इसमें, जो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन है उसका भी एनेक्सर दे दिया है ऑडिटर ने. तो आज आप सोच सकते हो देयर आर मेनी बेसिस जिसका भी हम लोग को ऑडिटर को एनेक्सर बनाना पड़ गया था जयपुर विद्युत वितरण में.
to highlight the qualifications. So let's see what are some of the beautiful qualifications made by their auditors. कारो में भी आप देख सकते हो कि there are numerous unfavorable remarks, negative remarks made by the auditors. So annexure C, नॉर्मली हम लोग देखते नहीं है क्वालिफिकेशन भी, और अगर देखते भी है तो एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ रहता है, बट इसमें IFC भी क्वालिफाई किया हुआ है, और दैट ऑल्सो नॉट विथ 1 बेस पॉइंट बट विथ 10 बेस पॉइंट्स A to Z. So statutory auditors का qualification है with respect to government grants, non-compliance of AS12, non-compliance of AS10. The company does not have any details records for most of leasehold lands. तो ऑडिटर ने एकदम ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट कर दिया है. सो डरने का नहीं है कि कंपनी के पास भी नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने को ऑडिट रिपोर्ट ऐसा ही बनाना पड़ेगा. हो सकता है एनेक्सर्स भी देना पड़ेगा फॉर डिफरेंट बेसिस इन डिफरेंट बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन. So 4, 5, 6. I do not like to move into one-to-one facts because I'm not aware about the facts. I was just doing some research couple of years back. तो मेरे को दिखा कि जयपुर विद्युत वितरण, जोधपुर विद्युत वितरण में 50 तक क्वालिफिकेशन थी. So we can see that it seems to be like an internal audit report, but professional colleagues, this is not an internal audit report. This is a statutory audit report. तो उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स भी क्वालिफाई किया है, डिफरेंसेस बिटवीन बुक्स एंड बैलेंसेस, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का बैलेंसेस को भी क्वालिफाई किया है. कुछ डिपॉजिट्स का भी केस है शायद, डिपॉजिटेड अर्वेंसेस ऑफ दिस मच. इम्पेयरमेंट को भी क्वालिफाई किया है, ये बोला है कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं किया है. इंटर कंपनी बैलेंस रिकॉन्सिलिएशन भी क्वालिफाई की हुई है. पावर परचेस में 2 पॉइंट क्वालिफाई की है. जनरल में ट्रेड बैलेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल्स are subject to verification and वो भी क्वालिफाई की हुई है. So the company does not have fixed asset register, वो भी क्वालिफाई की गई है. So 22 qualifications in this during this year. AS29 का non compliance. So these are some of the qualifications in practical world. We feel that qualifications होते नहीं हैं but होते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग ने खाली CA फाइनल में पढ़ के आ गए हैं, but SA705, SA706 को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. SA706 talks about emphasis of meta paragraph and other meta paragraphs. They are not qualifications, but management has disclosed appropriately and adequately, and that is not that significant to the financial statements, hence auditors draw attention. So emphasis of matter, other matters. और अगर qualification की बात करें then we can find in SA705 qualified opinion, adverse opinion, disclaimer of opinion. So whenever the matters are such that is pervasive to the that was significant on the basis of the financial statements, then we give adverse opinion. So यहाँ पे auditors ने qualified opinion दिया है, and they have highlighted why it is qualified also. So there were some changes in the audit report format also when SA700 was revised, but that was revised long 2 years back. So I am not highlighting on the specimen of the audit report because हम लोग ये format खोजते रहते हैं और उसी के चलते हम लोग का audit report थोड़ा सा गलत drafting हो जाता है. So we should not go beyond the format. We should see SA700 revised, or for Caro specifically we should see the notification brought out by MCA on 25th of February 2020. So you may our members can also go through the annual report of this company. आप लोग की खुद की कंपनी है. So I would like to highlight some more annual reports. McLeod Russell, a Calcutta-based company. So here also the statutory auditors have issued an adverse opinion on the basis of the related party transactions. Ind AS 24 का compliances, section 186 का non compliance के ऊपर में भी ये किया हुआ है, adverse opinion दिया हुआ है. So ऐसा नहीं है सर कि हम लोग
क्वालिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, बट उसको अच्छा से ड्राफ्ट करके अच्छा से मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हुए हम लोग को करना पड़ेगा। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न के ऊपर में भी इम्फेसिस दिया गया है। Key audit matters, they are covered under ASA 701, applicable only for listed entities. So this is also one of the companies where you can see the adverse opinions, various adverse opinions given by the audit firms. So एक Eveready का दिखाना चाहता हूँ, that is also Calcutta based company, जहाँ पे disclaimer was given by the auditors. So disclaimer of opinion. बड़ी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी में भी होती है, बट हम लोग नहीं देते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। देना चाहिए जहाँ पे भी हम लोग का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोलता है। तो कुछ था वहाँ पे देयर वाज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रेड फ्लैग ट्रांजैक्शंस, तो उसके ऊपर में डिस्क्लेमर दे दिया था इस कंपनी के ऑडिटर्स ने। कारों में भी बहुत जगह नॉन कंप्लायंसेस रिपोर्ट की हुई है। सिमिलरली IFC में भी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्ट में भी डिस्क्लेमर दिया हुआ है। तो कब डिस्क्लेमर देना चाहिए, कब एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए, कब क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए, देयर इज नो एनी थंब रूल, बट वी हैव टू thoroughly go through the SA 705. I can show you the financial results of Jayashree Tea Industries also, which was recently published by the company, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के ऊपर में भी क्वालिफिकेशन दी गई है। I would also love to give my own disclaimer. So these annual reports are nowhere professionally connected to me. Yes, a few, one or two are connected to me, but I have no intention to popularize or do anything with other CA firms as well. So just for the academic purpose and just for awareness purpose, we are highlighting here. So यहाँ पे ये बोला गया है कि इनकम टैक्स का जो भी प्रोविजंस होते हैं वो क्वार्टर्स में नहीं करके सीधा ईयर में किया गया है। सिंस लिस्टेड कंपनी है तो क्वार्टरली भी कर लेना चाहिए, बट उसने नहीं किया होगा तो वहाँ उसमें दे हैव इश्यूड अ क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ Jayashree Tea and Industries. So we are not talking much on Infosys, TCS and all, because we see that the audit reports are quite clean opinion and no negative remarks in Caro as well. So if you see some more like Vodafone Idea may also, I think it was opinion only. I'm not able to control F. Sorry, I'm not able to find it out on Vodafone Idea, but definitely it has to have some qualifications. Even if we talk about Fortis, which was a big name in the newspapers couple of years back, इसमें भी एडवर्स ओपिनियन था, आप लोग देख ही सकते हैं। So whenever there is a qualified opinion or whenever there is a disclaimer of opinion or adverse opinion, the management should also disclose, should also answer the comments. They give their responses to the qualifications done by the statutory auditors as well as the secretarial auditors as well as cost auditors. तो हम लोग के पास में भी एक बढ़िया वेपन है, बढ़िया टूल है, तो हम लोग को यूज कर लेना चाहिए। शायद विवेक जी थे ना, विवेक जी बोल रहे थे कि जयपुर वाली कंपनीज में ये सब होती रहती है। तो सर आप देख लीजिए जयपुर विद्युत वितरण में, जहाँ पे 22 क्वालिफिकेशंस है इन द मेन ऑडिट रिपोर्ट, सेपरेट एनेक्सर दिया हुआ है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑडिटर्स ऑफ दिस कंपनी।
So this is all what I had to say. Now over to the organizers, over to the institute people, over to the audience. I would like to, any questions is there from any participant for Anshul sir for today's session? Any question? I would like to invite our secretary for Jaipur branch, C. Ruchi Gupta ma'am, for the thank you session. For for today's speaker. Yeah, thank you, Kanksha. And thank you so much, Anshul ji, for deliberating it so well. I think a lot of queries has been sorted, and considering that we will be starting the audits very soon, I think the session was very important, and it has been rightly said by all that yes, we have to start applying these changes, amendments right from day one. Otherwise, at the end, in case we are into this, that now let's look into the changes that has happened, that would be very difficult. We have to educate our teams, educate our professional staff within our offices about the changes, so that while preparing the audit report, those can be taken care of. And I think any question further can be taken up through messages as well. In case there is any queries still left, you can share that with us and we will take it further. Thank you so much, Anil Yadav ji, Vishnu ji, for joining the session. And we are in 22 days CA week celebration event going on, and a lot of events has been tied up for next few days, few weeks. I request all the members to please be participative in that, so that we can have maximum utilization of this knowledge sharing weeks in future. And also, as we have most of us has attended the yesterday's session with Vice President Board of Studies Chairman, I request everyone to please share your feedback on CRED ASAP, because 30th June is the last date. After that, we will not be able to give any suggestion. Thank you to all the participants for joining in and being so interactive in the session. Thank you, everyone. We have one more session tomorrow with Anshul ji, and I request everyone to please register for the same in case you have not registered yet, and please attend that. Thank you Very much, and thank you to Ruchi ji and Akansha ji and Harpreet, whom I don't see in this webinar. Thank you for so wonderful coordination and wonderful session. I would definitely share the presentation and other notifications or other guidance note that we have spoken on this webinar. Unfortunately, I will not be able to share the annual reports, because me sharing the annual reports through official communication to ICI might bring some threat responsibilities to me as well. So Anshul, you can share the draft, blank audit report and the financials format if you have with the could be useful as well. I'll do one thing, Ruchi ji. We have prepared a additional disclosures का template जो हम लोग अपने clients को aware कर रहे हैं. Correct. I'll share this template, Excel template. मैं खाली उस annual reports के लिए बोल रहा था, थोड़ा सा मेरा share करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा. No, yeah. And I'll share one sample Caro report also, but professional colleagues, please note that that is not a specimen, that is just for guidance purpose. और आप लोग अपना facts and circumstances को देखते हुए report कीजिए, please. Okay, thank you. Thank you. So we are 15 minutes before time. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you.